हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एकेडमिया क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। सुबह के 8 बज रहे हैं और इस वक्त हम करते हैं डेली करंट अफेयर्स। 5 मई के करंट अफेयर्स की हम बात करने वाले हैं आज। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि एकेडमिया क्लासेस पर एग्जाम वाली इंग्लिश सीरीज चल रही है। एग्जाम वाली इंग्लिश, जिसके अंतर्गत सिंटेक्स के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आदिल सैफी सर के द्वारा ये चीजें करवाई जा रही है। आपको यहाँ कॉर्नर पे आई बटन पे क्लिक करने से इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाने वाली है। तो अगर आप अभी तक वो चीजें नहीं देख रहे हो तो आपको वो जरूर देखनी चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कोवैक्सीन सीरीज हमारे यहाँ पे चल रही है। कोवैक्सीन जिससे हमने नाम दिया है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। यानी अगर आप हमारे संविधान के बारे में जानना चाहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप एक बेहतरीन तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बारे में जान सकते हैं। हम अभी तक वहां पे प्रस्तावना कर चुके हैं, पहले एक इंट्रोडक्शन लिया था, प्रस्तावना कर चुके हैं और भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसका अगला डोज आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो इसको भी आप आई बटन पे क्लिक करके यहाँ भी आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं ताकि चीजों से आप कनेक्ट हो सके। आज की बात करते हैं, आज की न्यूज क्या है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की, यानी IGIB की। ये क्या है? देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक एरा चल रहा है और हमारी भारत सरकार के द्वारा ये एक संस्था है जो क्या करती है, कोविड के यानी कोरोना वायरस के, जो कोविड है, कोरोना वायरस जो है, तो कोरोना वायरस के म्यूटेशन पर नजर रख रही है। यानी क्या समय के साथ कोरोना वायरस अपने आप में कुछ चेंजेस कर रहा है क्या, तो उस चेंजेस पे नजर रखने का काम 10 संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है। 10 राष्ट्रीय संस्थाएं, उनमें से एक संस्था है IGIB। तो ये क्या काम है इसका, वापस बता रहा हूँ। वायरस के म्यूटेशन की निगरानी करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। यानी कोरोना वायरस के जो म्यूटेशन है, क्या उसके अंदर समय के साथ चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर चेंजेस आ रहे हैं तो हमें फिर दवा में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, उससे सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए ये एक संस्था बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। ऐसी 10 संस्थाएं हैं और 10 में से एक है IGIB। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इससे संपर्क किया है। जीनोम सीक्वेंसिंग, ताकि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकें, चीजों को बेहतर इंप्लीमेंट किया जा सके। इससे पहले केरल ने भी ये काम किया था। क्या होगा, महाराष्ट्र सरकार करीब 100 सैंपल कोरोना वायरस के प्रोवाइड कराएगी जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करेगा IGIB, और ये पता लगाएगा कि क्या म्यूटेशन समय के साथ साथ और हो रहा है। जो सेकंड वेव हम कहते हैं ना कि कोरोना की फर्स्ट वेव थी, फिर सेकंड वेव है, ये ज्यादा खतरनाक है, तो ये सेकंड वेव का क्या मतलब है, जो पहली बार कोरोना फैला था उसने अपने शरीर में, यानी जो कोरोना वायरस की बॉडी है, उसने अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लिए। उन चेंजेस की वजह से क्या हुआ, इसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। तो उस चेंजेस की वजह से क्या हुआ, उसकी जो दवाएं हमने पहले वाले कोविड-19 के लिए तैयार की थी, उन दवाओं का असर अब इस पे उतना बेहतर तरीके से नहीं होता, तो लोगों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये संस्था इसी तरह से कोविड-19 वायरस पे, कोरोना वायरस पे नजर रखती है कि क्या इसमें चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। तो अभी आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र सरकार ने IGIB को संपर्क किया है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, और यही काम कुछ दिन पहले केरल ने भी, यानी केरल ने भी IGIB को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कहा था। ओके, फिर बात करते हैं इथियोपिया के आतंकी समूह की। इथियोपिया में 2 समूह हैं जिनको आतंकी समूह घोषित कर दिया गया है। एक तो है TPLF, जिसका नाम है टिग्रे पीपुल्स, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टिग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, और एक है हमारा, इसका नाम है OLF शीन।
तो ये दो ग्रुप है जिनको अभी क्या आतंकी समूह घोषित कर दिया गया है इथोपिया के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको पता हो। फिर अगर बात करें इथोपिया की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है सर? इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा। यहाँ की करेंसी है बिर, करेंसी है यहाँ की BIRR बिर। ओके, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, PM, उनका नाम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है अबे अहमद अली। अबी अहमद अली। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इनको 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको जानना जरूरी होती है। भले आप सोचोगे न्यूज पुरानी है, 2019 की है, अबी अहमद अली का नाम 2019 में चर्चा में था, लेकिन जब भी इथोपिया हाईलाइट होगा अबी अहमद अली हाईलाइट होंगे क्योंकि वहां के प्राइम मिनिस्टर है। ओके, तो आपको पता इनके बारे में भी होना चाहिए। फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की। अगली हेडिंग है हमारी G7। G7 क्या है? 1975 में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। एक संगठन है, बड़ी यूं समझो जो 7 कंट्री हैं, इसमें 7 बड़ी विकसित लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है, एक संगठन है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1975 में। आपको पता है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है? चलो बात कर लेते हैं। इसमें यूके है, कनाडा है, कनाडा हो गया, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान और USA। ये 7 कंट्रीज है। कोई वक्त था जब इसमें रशिया भी हुआ करता था। 1997 में रशिया इसमें ज्वाइन हुआ था, रूस भी था। तब से फिर ये क्या हो गया था? ये हो गया था G8। लेकिन 2014 में रशिया को वापस निष्कासित कर दिया गया, यानी इनके द्वारा बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि जो क्रीमिया विवाद हुआ था, कभी समझेंगे क्रीमिया विवाद के कारण रशिया को यहाँ से बाहर कर दिया गया और वापस ही हो गया था G7। अब भी न्यूज में क्यों है? देखिए, जून में ब्रिटेन में, यूके में, ब्रिटेन में जून 2021 में इसका एक सम्मेलन होने वाला है, शिखर सम्मेलन जिसे हम कहते हैं ना। तो वो सम्मेलन होने वाला है और इस सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया गया है। भारत को, विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इसमें भारत को एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। बात समझ में आ गई? G7 की जून 2021 में एक विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। और इस बैठक के अंदर भारत को एक अतिथि देश के रूप में, भारत सदस्य तो नहीं है G7 का, लेकिन एक अतिथि देश के रूप में इसमें आमंत्रित भारत को किया गया है। तो भारत की तरफ से कौन लेंगे? हमारे विदेश मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे और हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक है, फिर बात करते हैं अगली। भारत और ब्रिटेन के बीच में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है। कब? 4 मई 2021 को। जी हाँ, कल 4 मई 2021 को भारत और ब्रिटेन के बीच में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ऑब्वियसली वर्चुअली हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, वीडियो कॉल के जरिए से हुआ है। और इस सम्मेलन की खास बात यह है, इसमें एक नई शुरुआत की गई है जिसको हम नाम देते हैं रोड मैप 2030। तो भारत और ब्रिटेन ने मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू किया है, रोड मैप 2030। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत 2021 से 2030 का जो दशक है ना, 2021 से 2030 का दशक, इस दशक के दरमियान, इस दशक के बीच में ब्रिटेन और भारत कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में सहयोग के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। तो उसे नाम दिया गया है रोड मैप। उस स्ट्रेटेजी को, उस प्लान को नाम दिया गया है रोड मैप 2030। तो रोड मैप 2030 के अंतर्गत 5 प्रमुख क्षेत्र हैं।
5 प्रमुख क्षेत्र है जिनपे मिलके काम करेंगे भारत और ब्रिटेन। हालांकि और भी बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन 5 इंपोर्टेंट है जिसको खास तौर से डिस्क्राइब किया गया है इस मीटिंग के अंतर्गत, इस रोड मैप 2030 के अंतर्गत। उनके बारे में अगर हम देख लें क्या क्या क्षेत्र हैं ये है, पहला तो है नागरिकों के बीच संपर्क, यानी भारत और ब्रिटेन के नागरिकों के बीच बेहतर संपर्क हो, नागरिक से नागरिक मिले, है ना। और दूसरी बात अगर हम करें तो रक्षा और सुरक्षा है, रक्षा और सुरक्षा के ऊपर चीजें होगी, बेहतर होगी। तीसरा हम देखें तो व्यापार है हमारा, जिसे इसमें कहा गया है व्यापार और समृद्धि, व्यापार और समृद्धि हो गया। चौथा अगर बात की जाए तो जलवायु है, जलवायु एक बहुत हॉट टॉपिक है, ध्यान रखिए, जलवायु पे तो काम करना बनता है। जलवायु हो गया और स्वास्थ्य हो गया 5। इन 5 चीजों पे बहुत बेहतर तरीके से मिलजुल के भारत और ब्रिटेन काम करेंगे आने वाले 10 सालों में या 2030 तक, और इसी को नाम दिया गया है रोड मैप 2030। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जरूरी है, पता होना चाहिए। ब्रिटेन के यानी यूके के, इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और ये है ओलिव रिडले समुद्री कछुआ। देखिए ये जो ओलिव रिडले समुद्री कछुआ है ना, ये हमारे पूर्वी तट पर यानी ओडिशा के तट पर, स्पेशली ओडिशा के तट पर बड़ी मात्रा में हर साल आते हैं प्रजनन करने के लिए। यानी ओडिशा के तट पर एक नदी है ऋषिकुल्या नदी, ऋषिकुल्या नदी। ये नदी आप यूं समझिए कि ये नदी का जो मुहाना है, जो समुद्र में गिरने का स्थान है, वो ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए एक घोंसले की तरह, वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में इन कछुओं के घोंसले हैं, क्योंकि वहां की परिस्थितियां इनके मुताबिक हैं। इसलिए तो ऋषिकुल्या नदी के किनारे उनके मुहाने पर ओडिशा के तट पे ओलिव रिडले समुद्री कछुए बहुत बड़ी मात्रा में हर साल आते हैं। लेकिन इस साल क्या है कि जो टाइम होता है इनका आने का, उससे भी 1 महीना ज्यादा गुजर चुका है और अभी तक ये नहीं आए हैं। 1 महीना ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ये प्रजनन के लिए इस तरफ, इस क्षेत्र पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये थोड़ा सा न्यूज दिल दहला देने वाली है, वो इसलिए क्योंकि जानवर खतरे में है। यानी ये जो ओलिव रिडले समुद्री कछुआ है, ये कहीं ना कहीं इनकी प्रजाति को नुकसान हो रहा है, ये कहीं ना कहीं खतरे में है, तभी तो चीजें बेहतर नहीं है। जलवायु परिवर्तन या जो भी है, ग्लोबल वार्मिंग या जो भी चीजें हैं, हमारे हम जो प्रदूषण फैला रहे हैं उसकी वजह से ये जो जानवर खतरे में है, इसीलिए तो नहीं आ पाए ना। नहीं तो ये तो टाइमिंग होती है इनकी, तो एक फिक्स टाइम पे ये चीजों को पूरा करते हैं, तो नहीं आ पाए, इसलिए ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गए। तो हमें पता होना चाहिए कि IUCN की रेड लिस्ट जो जारी होती है उसमें ये कौन सी कैटेगरी में है, तो आपको पता हो ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, वल्नरेबल कैटेगरी में। ओके, और इनके बारे में अगर एक खास बात बताऊं तो ये विश्व के सबसे छोटे कछुओं के अंदर आते हैं, सबसे छोटे समुद्री कछुए, दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुए होते हैं ओलिव रिडले समुद्री कछुए। और प्रजनन के लिए ये हर साल बड़ी मात्रा में ओडिशा के तट पे आते हैं, ऋषिकुल्या नदी के ऊपर, ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो कहाँ पे स्पेशली मिलते हैं ये, एक तो प्रशांत महासागर है हमारा, प्रशांत महासागर, फिर हमारा हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है। इनके जो गर्म पानी है ना, गर्म जलधाराएं जो होती है उस तरफ ये पाए जाते हैं, यानी प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर के गर्म जल में ये पाए जाते हैं, अटलांटिक के गर्म जल में पाए जाते हैं, इन महासागरों के गर्म जल में पाए जाते हैं ओलिव रिडले समुद्र कछुए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं ऑर्थोपेडिक प्लास्टर की, एक ऐसा प्लास्टर जो बहुत जल्दी चोट को खराब होने से भी बचाता है, बहुत जल्दी रिपेयर करता है चीजों को, अगर कहीं फ्रैक्चर हो गया है तो इजी वे में थोड़ा सा मतलब काम करता है ना। तो इसका विकास किसने किया है या कौन कर रहा है इसका विकास? तो इसका विकास हो रहा है, एक स्टार्टअप है मेडी आशा, मेडी आशा। तो मेडी आशा, स्टार्टअप मेडी आशा द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। और कहाँ पे इंक्यूबेट किया जा रहा है इसको?
कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इसी को हम कहते हैं COEP। यहाँ पे इसको इंक्यूबेट किया जा रहा है। ओके, तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आर्थोपेडिक प्लास्टर इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इसे भी भारतीय पेटेंट मिला है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी भारतीय पेटेंट किसको मिला है, तो ऑर्थोपेडिक प्लास्टर को कौन डेवलप कर रहा है, मेडियाशा। कहाँ पे इंक्यूबेट हुआ है ये, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के अंदर। ओके, अगली बात करते हैं अगली हेडिंग की, कर्नल डॉक्टर मूसा बीटस मुलुला। ये कौन है? देखिए हमारा, अब जैसा कि आप सबको पता है कि ये हैं तंजानिया देश के, पहली बात। और हर देश की, अगर किसी देश के साथ राजनीतिक संबंध होते हैं, राजनयिक संबंध होते हैं, तो हर देश की दूसरे देश में क्या होती है, एम्बेसी होती है। तो तंजानिया की जो एम्बेसी है भारत में, एम्बेसी जिसे हम क्या कहते हैं, राजदूत तो एम्बेसडर हो जाता है, एम्बेसी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एम्बेसी। तो तंजानिया की एम्बेसी में ये एक राजनयिक थे, यानी डिप्लोमेट थे। और डिप्लोमेट भी क्या थे, ये रक्षा सलाहकार थे, तंजानिया के रक्षा सलाहकार। तंजानिया के रक्षा सलाहकार थे, मैं बार बार आपको कह रहा हूं थे। तो ये अभी न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि भारत में ये पहले विदेशी डिप्लोमेट है, पहले विदेशी राजनयिक है जिनकी कोविड-19 से मृत्यु हुई है। इनका निधन हो गया कोविड-19 से, भारत के अंदर दिल्ली के हॉस्पिटल में ये भर्ती थे, वहां पे इनकी डेथ हो गई। तो भारत में कोविड-19 ने इतना भयानक रूप ले लिया है, जो हाई क्लास लोग हैं वो भी नहीं बच पा रहे हैं। और स्पेशली जिनका संबंध भारत से राजनीतिक संबंध वाले जो देश हैं, यानी तंजानिया के एक डिप्लोमेट का, एक राजनयिक का निधन हो जाता है कोविड-19 से भारत के अंदर। तो कहीं ना कहीं हालात चौंकाने वाले हैं। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि भारत के अंदर सबसे पहले विदेशी राजनयिक जिनका कोविड-19 से, जिनका महामारी से मृत्यु हुई, वो है कर्नल डॉक्टर मूसा बीटस मुलुला। और ये कहाँ के हैं, तंजानिया के। ये तंजानिया के रक्षा सलाहकार थे। फिर बात करते हैं फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स की श्रेणी में पत्रकार भी आएंगे। फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स हम बेसिकली उन लोगों को कहते हैं जो बिल्कुल कोविड-19 के दौर में बिल्कुल आगे आके काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, उनके बिना काम नहीं चलने वाला, नर्सेज हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं ना, ये हैं। तो अब ओडिशा सरकार ने ये घोषणा की है कि ओडिशा सरकार ने, भारत सरकार ने नहीं, ओडिशा में अब क्या माना जाएगा, पत्रकारों को भी फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स की श्रेणी में रखा जाएगा। ओडिशा सरकार का यह कहना है कि पत्रकार भी अपनी जान जोखिम में डाल के हर पल की खबरें हमें प्रोवाइड करवाते हैं कि कहाँ पे कैसे हालात हैं, कैसे हालातों को बेहतर बनाना है, ताकि ये हम चीजें डिसीजन ले सकें। तो ओडिशा सरकार ने अभी पत्रकारों को भी फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स की श्रेणी में रखा है। फिर आगे बात करते हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद की। यहाँ पे क्या हुआ है, अभी जो एशियन लायन जानते हो आप, एशियाई शेर, तो ये पता चला है कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जो एशियाई शेर हैं, उनमें 8 एशियाई शेर कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं, कोविड-19 पॉजिटिव। तो मतलब कोविड-19 का अब जानवरों में भी फैलता जा रहा है और ये भी कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो 8 एशियाई शेरों में अभी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। और ये जांच किसने की है, ये जांच की है, ये इसका पता लगाया है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम कहते हैं CCMB के द्वारा ये पता लगाया गया है, ये खबर दी गई है कि
8 एशियाई शेयर जो हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। अब सीसीएमबी ये पता लगाएगा, इनकी और रिसर्च करेगा कि क्या ये चीजें इंसानों से जानवरों में फैली है, ये जो शेयर पॉजिटिव हुए हैं वो इंसानों की वजह से हुए हैं या कोई और कारण है इनका पॉजिटिव होने का। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, पता होना आपको जरूरी है। फिर बात करते हैं क्रोसिड्यूरा नार्कोंडेमिका। ये क्या है? ये एक प्रजाति है श्रीव की, एक नई प्रजाति का पता लगाया गया है श्रीव यानी अब आप समझोगे छछूंदर की नई प्रजाति। एक चूहे के जैसा एक स्तनधारी जानवर होता है छछूंदर, जो कीड़ों मकोड़ों को खाता है, उसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनकी खोज की गई। और खोज किसने की है? ऑब्वियसली हमारे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है, जिसे हम कहते हैं ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की। प्रथम 56 kVA प्रथम सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र। अभी हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है, प्रथम सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का 56 kVA का प्रथम सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र। ये थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसका उद्घाटन किया गया है, और ये किसके सहायता से? इंडियन आर्मी ने तो बनाया है, इंडियन आर्मी ने उद्घाटन भी किया है, लेकिन किसके सहयोग से बनाया ये बनाया है प्रोजेक्ट IIT मुंबई के सहयोग से। उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया है? तो नॉर्थ सिक्किम में, उत्तरी सिक्किम में किया गया है उद्घाटन। ओके, फिर अगली बात करते हैं वनडे इंटरनेशनल में ODI रैंकिंग की। तो भारत को वनडे इंटरनेशनल के अंदर, यानी जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसमें भारतीय पुरुषों की टीम को वनडे इंटरनेशनल के अंदर कौन सा स्थान मिला है रैंकिंग में? तो भारत रहा है 3rd नंबर पे, तीसरी रैंकिंग मिली है। और अगर T20 की बात करें, T20 में भारत को 2nd स्थान मिला है। फर्स्ट कौन रहा? फर्स्ट रहा न्यूजीलैंड। T20 में भारत की रैंकिंग है 2nd, फर्स्ट रहा न्यूजीलैंड। ODI में भारत की रैंकिंग है 3rd। फर्स्ट कौन रहा वो मुझे आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में फर्स्ट और 2nd पोजीशन बता देंगे। ओके, तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ सजेशंस है, आप कुछ नया कंटेंट चाहते हैं, बेहतर चीजें और चाहते हैं, कुछ नई सीरीज चाहते हैं, तो वो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।